वेरी डिस्टेंट एंड सेपरेट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये तो आपको कोट करके आनी ही आनी है कि इसकी जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो डिस्टेंट है एंड सेपरेट है किससे? अपने मेंबर्स से, यानी कि जिन लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है, जो भी उस कंपनी के मेंबर्स है उनसे अलग है। मैंने कैसे याद किया था? मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मकौड़ा से याद हो सकता है। और देखो इतने सारे केस लॉज हैं, उसमें से आप कैसे याद रखोगे बेटा? कुछ तो फनी बनाना पड़ेगा। 7 मार्क्स का आया था, तो कम से कम दोनों में आपको 4-4 पॉइंट्स तो कम से कम आने चाहिए, ठीक है, विद कीवर्ड्स, एग्जैक्ट कीवर्ड्स, तब जाकर आप पूरा स्कोर कर पाओगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में जो पॉइंट्स हमने पढ़े एग्जैक्टली वही लिख कर आना। हेलो एवरीवन, दिस इज सी सेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम आ गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 पे। यहाँ पर हम कंपनीज एक्ट के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे धीरे धीरे अलोंग विद द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। लाइक जो भी टॉपिक हमने आज कवर किया उसके ऊपर क्या पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या आरटीपी में या एमटीपी में या आपके आईसीआई मॉड्यूल में क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सब हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर मिल जाएगा जहां पर आपका पूरा टॉपिक कवर होगा अच्छी तरीके से विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज द फर्स्ट टॉपिक इन योर मॉड्यूल। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 ये किन किन चीजों पर, किन कंपनीज पर लागू होता है। तो बहुत ही आसान सी बात है, ये उन कंपनीज पर लागू होता है जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब दिस मतलब कि क्या बोल रहे हैं हम? दिस मतलब कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है। इसमें जो जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उन सब पे ये लागू होता है, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो बेटा कंपनीज को गवर्न करने के लिए ही कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2013 के पहले कभी कंपनीज नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी और उन्हें गवर्न करने की जरूरत भी पड़ती थी। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आया था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850, मतलब आज से 150 साल प्लस पुरानी बात है ये, जब पहली बार ऐसा कोई एक्ट आया था इंडिया में। समझ आई बात? उसके बाद चेंज होते होते नए एक्ट्स आते आते आज हम आ गए कंपनीज एक्ट 2013 पे। इसका जस्ट पहले वाला था कंपनीज एक्ट 1956। समझ आ रही है बात? तो अगर कोई कंपनी प्रीवियसली जो कंपनीज एक्ट आए हैं उनमें से किसी में रजिस्टर्ड है, तब भी कंपनीज एक्ट 2013 आज की डेट में उनके ऊपर लगेगा। तो सबसे पहले हमेशा एप्लीकेबिलिटी की ही बात होती है, वो हमने कर ली। उसके अलावा यहां पर दिया हुआ है कि इन सब कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट लागू होता है। कौन कौन सी कंपनीज? चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी हो, या कोई और कंपनी हो, इन सब पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इस बात को, ठीक है, कि अगर कभी छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में आए तो भी आप आंसर कर सको। ये कंपनीज एक्ट इनके ऊपर तब तक लगेगा अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पेसिफिक एक्ट्स गवर्निंग दीज कंपनीज। क्या होता है ना, ये जो कंपनीज आप देख रहे हो यहाँ पे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स, अगर कोई ऐसी कंपनीज है, यानी ये कंपनीज जिनको कोई स्पेसिफिक एक्ट गवर्न करता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज को कौन गवर्न करता है? इरडा एक्ट 1999 एंड इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938, ये गवर्न करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। बैंकिंग कंपनीज को कौन गवर्न करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को कौन गवर्न करता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इसका मतलब यह है कि इन कंपनीज के लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है, और वो ही एक्ट को ये कंपनीज माई बाप मानती हैं अपना, ठीक है। सो इट्स लाइक कि ये कंपनीज क्या बोलती हैं, हम सभी बड़ों की बात मानेंगे, लेकिन हमारी जो मम्मी पापा है वो ही हमारे लिए, मतलब फाइनल ऑर्डर वो ही है हमारा, ठीक है। किसी के भी बात से ऊपर हम उनकी बात को मानेंगे। और इनके मम्मी पापा कौन है? इनके स्पेसिफिक जो गवर्निंग एक्ट्स हैं वो कंपनीज एक्ट की बात मानेंगे, लेकिन तब तक जब तक कि हमारे स्पेसिफिक गवर्निंग एक्ट्स एंड कंपनीज एक्ट के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो। समझ आई बात? अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ 1 मिनट में। बैंकिंग कंपनीज में क्या होता है कि देखो, जनरल कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि डायरेक्टर्स को या जो टॉप मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि नहीं, आरबीआई करेगा। किसी भी बैंक में जो टॉप मैनेजमेंट होगा, एमडी, सीईओ जो भी होगा, उन सबको कौन अपॉइंट करेगा? आरबीआई। तो बैंकिंग कंपनीज आरबीआई से ही अपॉइंट करवाएंगी, वो कंपनीज एक्ट को नहीं देखेंगी उस केस में, बिकॉज देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल भी दे दिया, क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहती आप सिर्फ रटते हुए चलो, है ना, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं कि कंपनी का एक्चुअल मतलब क्या होता है एंड फीचर्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। चलो, तो देखो,
मीनिंग बहुत सिंपल सा है, कंपनीज एक्ट में इसका सेक्शन 2 में मीनिंग दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो भी कंपनी इस एक्ट के अंडर या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ एक्ट के में रजिस्टर हो चुकी है, वो कही जाएगी कंपनी। ठीक है, उसी को कहा जाएगा कंपनी। सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपको एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन चाहिए तो वो भी अभी हम समझ लेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स कंपनी के, और उसी से इसकी पूरी डेफिनेशन आप बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, चलो फीचर्स कैसे याद करोगे आप? फीचर्स आप याद कर सकते हो सिंपल निमोनिक से, जिसको हम कह सकते हैं लैब्स। कंपनी में होता है लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स का। ए मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है कंपनी। पी मतलब परपेचुअल सक्सेशन होता है, और एस मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। समझ आई बात? अच्छा, तो लैब्स होता है कंपनी इज गेटिंग लैब्स, कंपनी इज गेटिंग लैब्स, ऐसा करके आप याद रखना इसको। ये होते हैं फीचर्स। अब हम इसको एक एक करके धीरे धीरे देखते हैं और इनके ऊपर क्या क्वेश्चंस आए हैं वो देखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कवर करेंगे। आगे के जो फीचर्स हैं वो हम सेकेंड पार्ट में कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम सेपरेट लीगल एंटिटी फिलहाल कवर करते हैं। चलो, तो लैब्स के एस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, यहां पर मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स लिखे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आए कि आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझाना है, तो भी आप यही लिख के आओगे। और कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड, तब भी आप ऐसे ही उसके बारे में लिख के आओगे। कीवर्ड्स आपके सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना, तो इट गेट्स क्लोज्ड एज अ लीगल पर्सनालिटी। उसकी अपनी एक खुद की लीगल पर्सनालिटी हो जाती है जैसे ही कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो आप ऐसा समझ लो कि एक शरीर होता है, उसके अंदर एक आत्मा होती है। ठीक है, अब शरीर और आत्मा वैसे तो अलग अलग नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया, वैसे ही आत्मा निकल के बाहर आ गई शरीर से, एंड जो मेंबर है यानी जो शरीर है एंड जो आत्मा है यानी कि जो कंपनी, वो अलग अलग हो गया। समझ आई बात? लीगल पर्सनालिटी अपनी हो गई उसकी, यानी वो खुद अलग में अपना एक इंडिविजुअल है। इट गेट्स क्लोज, एंड ट्रस्ट में आपको ऐसे ही लिख के आना है कि कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड, इट गेट्स क्लोज एज अ लीगल पर्सनालिटी। यू हैव टू राइट दीज कीवर्ड्स, एग्जैक्ट कीवर्ड्स। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट है कि जैसे ही उसकी एक लीगल पर्सनालिटी हो जाती है, वैसे ही उसके पास राइट्स एंड पावर्स आ जाते हैं। कैसे, किस तरीके के? लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जैसे एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं, वैसे ही इसके पास भी आ जाते हैं। तो ये भी आपको लिख के आना है, लीगल पर्सनालिटी एंड ह्यूमन बीइंग। लीगल पर्सनालिटी, ह्यूमन बीइंग, लीगल पर्सनालिटी, ह्यूमन बीइंग। ओके, फिर है एग्जिस्टेंस। उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, इट इज वेरी डिस्टेंट एंड सेपरेट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये तो आपको कोट करके आनी ही आनी है कि इसकी जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो डिस्टेंट है एंड सेपरेट है। किससे? अपने मेंबर्स से, यानी कि जिन लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है, जो भी उस कंपनी के मेंबर्स है, उनसे अलग है। या फिर दोज हु कंपोज इट, यानी कि जिन्होंने उस कंपनी को शुरू किया, प्रमोटर्स जो होते हैं किसी कंपनी के, उनसे भी वो बिल्कुल अलग है। या फिर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, उनसे भी वो अलग है। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम मतलब पहली बार जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिन लोगों ने साइन किया होता है, द सिग्नेटरीज, उन्हीं को बोला जाता है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, अभी आपके लेवल की बात है भी नहीं है। लेकिन चाहे मेंबर्स हो कंपनी के, चाहे जिन्होंने उस कंपनी को प्रमोट किया हो, शुरू किया हो, नाउ दीज टू पीपल कैन बी डिफरेंट। जिन्होंने प्रमोट किया, जो सब्सक्राइबर्स हैं, अलग हो सकते हैं। हो सकता है मैंने कंपनी को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत प्रमोट किया, उसको हेल्प किया बहुत आगे बढ़ने में, लेकिन आई डिड नॉट सब्सक्राइब टू इट्स मेमोरेंडम, आई डिड नॉट बिकम अ सिग्नेटरी। हो सकता है ऐसा। तो ये दोनों लोग अलग हो सकते हैं, पर वो हर किसी से अलग है कंपनी। ठीक है, मेंबर से, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम से, या फिर दोस्त हु कंपोज इट। ठीक है, इट हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड लास्ट पॉइंट है, कंपनी अपने नाम पे, अपने खुद के नाम पे कैन ओन, एंजॉय और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने देखा कि राइट्स एंड पावर्स होते हैं कि लाइक अ ह्यूमन बीइंग कैन ओन अ प्रॉपर्टी, एंजॉय एंड डिस्पोज इट ऑफ, वैसे ही कंपनी भी अपने खुद के नाम पर ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमको लिख कर आना है। कंपनी कैन ओन, एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का आप कुछ भी कर सकती है कंपनी। वैसे तो आजकल लोगों का भी ऐसा ही हो रहा है, ओन, एंजॉय, डिस्पोज ऑफ। बहुत बुरा जमाना आ चुका है, लेकिन सुधर जाओ जो करते हैं ये सब काम। ठीक है, चलो, इंसानों के साथ ये नहीं करना है, प्रॉपर्टी के साथ होता है ये। चलो, नेक्स्ट है बिकम ओनर ऑफ कैपिटल प्लस असेट्स। क्या होता है बेटा कि कोई भी शेयर होल्डर जो होता है वो आता है कंपनी में, और वो कैपिटल या असेट इंट्रोड्यूस करता है कंपनी में, तभी तो कंपनी स्टार्ट होती है।
अब आप ये सोचो अगर कि ये कैपिटल और असेट इंट्रोड्यूस करने के बाद भी शेयर होल्डर का है तो ऐसा नहीं होता। एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो वो कैपिटल और असेट किसका हो जाता है? कंपनी का हो जाता है, बिकॉज कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इट बिकम्स ओनर ऑफ इट्स ओन कैपिटल एंड असेट्स। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी है, शेयर होल्डर ने कंपनी में कैपिटल लगाया, असेट लगाए, ठीक है, लेकिन उसके बदले में कंपनी ने भी तो अपने शेयर्स दिए ना, शेयर होल्डर को अपने शेयर्स दिए ना। तो जब शेयर्स दे दिए तो अब कैपिटल और एसेट इसका हुआ, शेयर्स इसके हुए। समझ आ रही है बात? तो ये होता है कि इसका हुआ कैपिटल एंड असेट एंड इस सॉरी एनीवे, और इसका हुआ शेयर्स, इसका ओनरशिप शेयर्स पर है, कैपिटल और एसेट पे नहीं। और इसी से हमारा दूसरा पॉइंट निकल कर आता है दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट ओन द कंपनीज प्रॉपर्टी। अगर एक बार कैपिटल एंड असेट इधर आ गया, कंपनी का कोई भी असेट है, शेयर होल्डर का उस पर कोई डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होता। यही गलतफहमी लोगों को होती है कि कंपनी के असेट्स तो शेयर होल्डर के ही है ना, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट शेयर होल्डर का डायरेक्टली नहीं होता कंपनी के किसी भी असेट पे। शेयर होल्डर का हक किस पे है? अपने शेयर्स पे। समझ आ रही है बात? एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जरूर है कंपनी के एसेट में, बट डायरेक्ट नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं दैट नो शेयर होल्डर ओन्स द कंपनीज प्रॉपर्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर कुछ बनकर आ भी सकता है आपके पास क्वेश्चन, तो याद रखना, शेयर होल्डर का नहीं होता कंपनी का कोई भी प्रॉपर्टी या असेट। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसी से निकल के आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि अगर शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी ही नहीं है, जो असेट है कंपनी के पास, इट्स नॉट द शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी, तो इसीलिए शेयर होल्डर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता उस प्रॉपर्टी में। आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट का सिंपल मतलब बताऊं मैं? क्या होता है कि जैसे मेरा एक घर है या मेरी एक गाड़ी है, ठीक है, अगर उस घर को या उस गाड़ी को कुछ हो जाता है तो मुझे भी बहुत कुछ हो जाएगा अंदर से, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगेगा, और मेरा उसमें, मैं फाइनेंशियली इन्वेस्टेड हूं उसमें, मैंने पैसा लगाया हुआ है, अगर कुछ डैमेज होता है तो मुझे दर्द होगा, बिल्कुल होगा, और इसी कारण से लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। जिस चीज में भी उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो उस चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, है ना। ये तो मैंने चीजों की बात करी। अगर स्पाउस की बात करते हैं तो अगर एक स्पाउस दूसरे पर डिपेंडेंट है तो दूसरा वाला अपनी इंश्योरेंस करवा सकता है कि इन केस कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो जो डिपेंडेंट वाला है उसको पैसे मिल जाए, उस केस में उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो मेरी? बस। लेकिन आप इंश्योरेंस किस चीज का करवा सकते हो? जो प्रॉपर्टी है आपकी, उस चीज का ही आप इंश्योरेंस करा सकते हो। तो शेयर होल्डर सिंस दे डू नॉट ओन द कंपनीज प्रॉपर्टी, इसीलिए वो कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। समझ रहे हो आप? वो कंपनी खुद ही करवाएगी अपने नाम पे। डिफरेंस समझ आया? शेयर होल्डर नहीं करा सकता, कंपनी खुद कराएगी अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट। ओके, इसी पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, नाम याद रहे तो अच्छा है। मैंने कैसे याद किया था? मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मकौड़ा से याद हो सकता है, और देखो इतने सारे केस लॉज हैं, उसमें से आप कैसे याद रखोगे बेटा? कुछ तो फनी बनाना पड़ेगा, तो मकौड़ा याद रखो। ठीक है, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसको कैसे याद रखोगे यार? आपको कोई कितना भी अश्योरेंस दे कि मकौड़ा नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, लेकिन मकौड़ा काटेगा, आपको अंदर से पता है ये बात। ठीक है, तो मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चलो मजाक की बात साइड हुई, इसको आप 3-4 बार लिखोगे अपने हाथ से, केस लॉ का नाम आपको याद हो जाएगा। ओके, चलो कोशिश करना याद करने की, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ भी नहीं है। इसमें क्या हुआ था सिंपल सा बता देती हूँ जल्दी से आपको। देखो एक पर्सन था एम, ठीक है, मकौड़ा, ये एक पर्सन था। अब क्या हुआ कि इसके पास बहुत सारा टिम्बर था, ही हैड अ बिग टिम्बर एस्टेट, एंड इसने क्या किया, जाकर अपना ये पूरा का पूरा टिम्बर इसने स्टार्ट की एक कंपनी। कंपनी का नाम जो भी था, ठीक है, इट वाज द एक्चुअल नेम वाज एक्चुअली आयरिश कैनेडियन सॉ मिल्स आई गेस। तो लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, आप बस इतना याद रखो कि इसने अपना पूरा का पूरा टिम्बर एस्टेट क्या किया, इधर लगा दिया, ठीक है, कंपनी में दे दिया, और कंपनी के शेयर्स ले लिए वापस। ठीक है, शेयर्स ले लिए उसके बदले में, और कंपनी को पूरा टिम्बर दे दिया, क्योंकि आप कैपिटल या एसेट कुछ भी लगा सकते हो कंपनी में। ठीक है, तो दे दिया और शेयर्स ले लिए। ठीक है, मेजॉरिटी शेयर्स, मतलब आई थिंक देयर वाज जस्ट वन शेयर जो इसका नहीं था, बाकी सारे के सारे शेयर्स इसके थे, तो ही वाज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। समझ आई बात? अब क्या होता है, टिम्बर था कंपनी के पास, इस बंदे ने क्या किया, अपने नाम पर, ओन नेम पे, इसने ओन नेम पे इसने क्या कर रखा था, उस टिम्बर को इंश्योर करा रखा था। टिम्बर वॉज इंश्योर्ड।
टिम्बर का इंश्योरेंस अपने नाम पर ले रखा था, याद रखना यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होता है कंपनी में जब ये टिम्बर जाता है, एक दिन कुछ ऐसा हादसा होता है कि आग लग जाती है और पूरा का पूरा टिम्बर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मकोरा जो है वो नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसके पास जाता है, क्योंकि यहीं से इंश्योरेंस करवा रखा था, जाता है और अपना क्लेम मांगता है। नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई साहब सुनिए, आपके नाम पर है ना इंश्योरेंस, पर प्रॉपर्टी तो कंपनी की थी, जो टिम्बर था वो तो अब कंपनी का है ना। टिम्बर वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हु? प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। ठीक है, एक बार आपने टिम्बर इधर दे दिया और शेयर इधर ले लिए तो फिर प्रॉपर्टी जो थी वो कंपनी की थी। एग्जैक्टली यही बात बोली गई थी इस केस लॉ में, दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट ओन द कंपनीज प्रॉपर्टी। और जो चीज आपकी है ही नहीं, आपने अपने नाम पर कैसे उस चीज का इंश्योरेंस करा लिया? यू डू नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट थिंग। समझ आई? तो इसीलिए हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। अब भाई आप किसी से कितना भी प्रेम करते हो, जब वो इंसान किसी और का हो चुका है तो बात खत्म हो गई। समझ आई बात? अब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप कितना प्रेम करते थे, क्या था, वो आपका नहीं है, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है आपका उसमें, बात खत्म। ओके सो और इसीलिए पैसे नहीं मिले। द कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कि हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टी कंपनी की थी और इसीलिए सिर्फ कंपनी को ये अधिकार था कि वो अपने नाम पर इसका इंश्योरेंस कराए। समझ आई बात? तो क्लेम नहीं मिला इन भाई साहब को, और यही आप कोर्ट करके आओगे, क्योंकि इस टाइप के एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में अलग नाम रख के लोगों ने दे रखा है क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, एमटीपी आरटीपी वगैरह में, तो आप वही चीज लिखकर आओगे यहाँ पर। ठीक है, इसके फैक्ट्स ऑफ द केस जो है वो आपको आपके आईसीआई मॉड्यूल में मिलेंगे, सेम जो मैंने आपको समझाया, और डिटेल में ही समझाया बल्कि मैंने। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं हम लोग फटाक से, इसके ऊपर जितना भी टॉपिक हमने अब तक कवर किया उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं आरटीपी एमटीबी पास पेपर्स में, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो हाँ जी, तो चलो 2 मिनट में हम लोग जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इन कंपनी एंड हाउ डज इट डिफरेंशिएट अ कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी एंड मेंबर्स के बीच में डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है वो बताना है। परपेचुअल सक्सेशन समझाना, ये भी एक टाइप का फीचर ही है लैब्स में से। ठीक है, वो हम कल देखेंगे क्योंकि अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमें इसको भी समझाना है, एंड ये पूरा 7 मार्क्स में आया था आपकी एमटीपी सितंबर 2025 में, जाकर चेक कर लेना, 7 मार्क्स का आया था। तो कम से कम दोनों में आपको 4-4 पॉइंट्स तो कम से कम आने चाहिए। ठीक है, विद कीवर्ड्स, एग्जैक्ट कीवर्ड्स, तब जाकर आप पूरा स्कोर कर पाओगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में जो पॉइंट्स हमने पढ़े एग्जैक्टली वही लिख कर आना कि रजिस्ट्रेशन के बाद इट गेट्स अ लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, राइट्स एंड पावर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हो जाता है इसमें। डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपोजर्स ऑफ द कंपनी और द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन, एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ कर सकता है। शेयर होल्डर्स का कोई डायरेक्ट राइट नहीं होता ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी, दे डू नॉट ओन इट एंड हेंस दे डू नॉट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस टाइप का आप लिख के आ सकते हो। समझ आई बात? सारा कीवर्ड्स के साथ बेटा लिख के आना। परपेचुअल सक्सेशन हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आया था आरटीपी में, हालांकि वो जून 2018 की बात है तो काफी पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल आया था ऐसा क्वेश्चन। देखो, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट गेट्स क्लोज्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी। फर्स्ट लाइन जो हमने अपने सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा वो ही यहाँ पर बताया हुआ है। उतने का स्क्रीनशॉट आप चाहना तो बैक करके ले लेना, एंड देन उतना याद करना है आपको। ठीक है, जब भी कोई चीज ना हैंड रिटन फॉर्म में लिखी रहती है उसको याद करना मुझे लगता है हमेशा ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू व्हेन इट इज रिटन इन अ टेक्स्ट बुक फॉन्ट। समझ आई बात? तो वो याद करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। एक ये क्वेश्चन आया था, देखो बिल्कुल सेम मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस वाला जो केस था आपका, सेम टू सेम पूरा केस लॉ बना रखा है, बस नाम अलग कर दिया। देखो, मिस्टर सूरज ने अपना पूरा कॉटन प्रोडक्शन सेल कर दिया सीपीएल प्राइवेट लिमिटेड में, उसके बाद अपने नाम पर उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया, गॉट द इंश्योरेंस of CPL Private Limited in his own name and not in the name of the company. After 1 month पूरा का पूरा स्टॉक खराब हो जाता है, destroyed by fire। तो अब जो इंश्योरेंस कंपनी है, मिस्टर सूरज फाइल्ड द क्लेम। क्या इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लेम देना चाहिए, whether the insurance company is liable to pay the claim। यहाँ पर आप मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस लॉ लिख कर आओगे। ठीक है, ये आपकी एमटीपी में भी आया था, 2 बार आ चुका है, सितंबर 2024 एंड दिसंबर 2022। ठीक है, तो आपको वो केस लॉ और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये दोनों एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और क्वेश्चन है जो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो जो हमने आज किया। आज हमने जितना भी कॉन्सेप्ट कवर किया उसके बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी देख लिए जो आ चुके हैं या
मतलब MTP RTP कहीं पर भी जो आ चुके हैं, या एक्चुअली एक्चुअल एग्जाम में तो नहीं आया इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, बट आ सकता है, यू नेवर नो, राइट। तो अब हम नेक्स्ट में बाकी के जो फीचर्स हैं 3 वो कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी अगला वीडियो भी लेकर आऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली आई ब्रिंग इट टुमारो। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग द वीडियो, कीप रिवाइजिंग। एग्जाम्स अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गए, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड इसी बार सीए फाउंडेशन पास करना है। इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए विद आंसर्स, तो मैं आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दूंगी एंड देन यू कैन जॉइन एंड टेक दोस। ठीक है, लेट मी नो इफ यू नीड दैट। एंड अगर आपको क्लासेस की जरूरत हो तो डू लेट मी नो, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर एंड लेट मी नो। ठीक है, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो।